नर और नारी के बीच की खाई न्यायोचित नहीं। नर और नारी के बीच आज जो खाई और टीले जैसा अंतर उत्पन्न कर दिया गया है, उसमें तथ्य कम और आडंबर बहुत है। दोनों ही प्रकृति के परंपरे परस्पर पूरक घटक और भगवान के दाएं बाएं नेत्र हैं। उनमें मानवीय विशेषताओं और अधिकारों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। एक मनुष्य प्राणी के दो अविच्छिन्न पहलू हैं। उनमें नीचे ऊंचे या बड़े छोटे होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों की उपयोगिता और गौरव गरिमा अपने अपने स्थान पर अग्रणी ही मानी जा सकती है। उनके बीच विभेद की दीवारें खड़ी करना, नर को उपभोक्ता और नारी को उपभोग्या मानना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं माना जा सकता है और ना उन प्रथा परंपराओं का समर्थन किया जा सकता है जो नर को वरिष्ठ एवं नारी को कनिष्ठ ठहराकर या वाइस वर्सा उनके बीच अधिकारों और कर्तव्यों का भेदभाव उत्पन्न करते हैं। दोनों को समान न्याय मिलना चाहिए और दोनों को समान मर्यादाओं एवं प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। एक को विशेष छूट या सुविधा मिले, दूसरे को उससे वंचित रखा जाए, यह सरासर पक्षपातपूर्ण अन्याय है। नारी को गर्भधारण करना पड़ता है। उस पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त भार को नर उसे अधिक सुविधा एवं सम्मान देकर उसकी भरपाई करता है। यह न्याय विभाजन है। इसमें नर का नारी पर कोई एहसान नहीं है, जिसके बदले उसे अपने को श्रेष्ठ कहने, अतिरिक्त सुविधा चाहने, धौंसपट्टी दिखाने या एहसान जताने का अधिकार दिया जा सके। विवाह एक ऐसा पवित्र समझौता है जिसमें रति क्रिया की वैध छूट इसी आधार पर मिलती है कि नारी गर्भ धारण करेगी तो उस पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार की क्षतिपूर्ति विशेष सहायता के रूप में नर को करनी पड़ेगी। यदि नारी गृह व्यवस्था संभालती है तो नर को उपार्जन का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा। पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां नर गृह व्यवस्था संभालते हैं और नारी उपार्जन करती है। इस विभाजन के कारण किसी पक्ष को वरिष्ठ या निकृष्ट नहीं कहा जा सकता। आज नर नारी के बीच जो भारी अंतर खड़ा हो गया है, उसे न्याय और विवेक की साक्षी देकर अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए। लिंग भेद मनुष्य की सामयिक परिस्थिति है, पत्थर की लकीर नहीं। प्रकृति आए दिन ऐसे परिवर्तन करती रहती है जिनमें नर का नारी एवं नारी का नर के रूप में बदलाव होता रहा है। जन्मांतर में तो प्रकृति, रुचि या रुझान के आधार पर लिंग परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु इसी शरीर में, इसी जन्म में ऐसे परिवर्तन भी आए दिन होते रहते हैं। पुराने जमाने में ऐसे हेरफेर लज्जा और संकोच के कारण छिपा कर रखे जाते थे, इसलिए उनकी चर्चा नहीं होती थी। अब अस्पतालों की सुविधा तथा लिंग परिवर्तन को हे अभिशाप माने जाने की बात नहीं रही, इसलिए वैसी घटनाएं आए दिन पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं और सामने आती रहती हैं। कानपुर के यूएचए अस्पताल में बस्ती जिले के गंगनवाही गांव के एक 18 वर्षीय युवक का यौन ऑपरेशन करके उसे स्त्री घोषित किया गया। उसने अपना नाम सद्दू से बदलकर साधना कुमारी रखा। 1 साल पहले से ही उसमें यौन परिवर्तन के लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, जिससे उसे कष्ट रहता था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने वस्तुस्थिति को समझा और उसका यौन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उसके वक्षस्थल तथा दूसरे अंगों में नारी सुलभ परिवर्तन तेजी से आरंभ हो गए। यूं तो यौन परिवर्तन का प्रथम ऑपरेशन जनवरी 1955 में अमेरिका में हुआ था, पर इसके उपरांत यह सिलसिला तेजी से चला। जिन्हें यौन विकृतियां थीं, वे लज्जावश अपनी बात किसी के सम्मुख प्रकट नहीं कर पाते थे, पर इस सफलता से अनेकों की हिम्मत बढ़ी और अनुमानतः संसार भर में अब तक 70,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने ऑपरेशन कराकर लिंग परिवर्तन किया है। इनमें से 20,000 अकेले अमेरिका में ही हुए। डॉक्टर आर विनियर ने इस संबंध में बहुत ख्याति प्राप्त की। ऐसे ऑपरेशन मात्र उन्हीं के होते हैं जिनमें पहले से ही उभय पक्षीय चिन्हों का प्रकट अस्तित्व है। आवश्यक नहीं कि यह स्थिति जन्मजात ही हो। मनोभूमि बदलने अथवा शारीरिक ज्वार भाटों में किसी विशेष प्रकार का उफान आने से प्रजनन अंग भी नई दिशा में विकसित होने लगते हैं। यह ढलान इन दिनों नारीत्व की ओर अधिक है, इसलिए परिवर्तन भी उसी दिशा में अधिक हुए हैं
और ऑपरेशन के उपरांत मात्र जननेंद्रिय के परिवर्तन नहीं हुए वरन संतानोत्पत्ति के तदनुरूप उपक्रम भी चल पड़े हैं। शुक्राणुओं का डिंबाणुओं में बदल जाना सरल है, जबकि नए शुक्राणुओं का उत्पादन कठिन। जनकों में अधिकांश में स्त्री प्रधान प्रवृत्तियां अधिक पाई जाती हैं, जबकि उनमें पुरुषत्व प्रधान कम ही होते हैं। यहाँ एक विशेष रूप से आश्चर्यजनक बात यह है कि खिलाड़ी महिलाओं ने पुरुष बनने के प्रयास विशेष रूप से किए, क्योंकि उनमें पौरुष की प्रवृत्ति पहले से ही अधिक परिपक्व हो चुकी थी और वे अपने को पुरुष वर्ग के अधिक निकट पाती थीं। चेकोस्लोवाकिया की धावक टेंडा कॉडवकोवा और उत्तरी कोरिया की दौड़ चैंपियन सिना डेंडिन ने इस संबंध में प्रयास किए और वे सफल रहीं। सन 1974 में भारत की हॉकी प्रतियोगिता में मूर्धन्य महिला बलजीत कौर को भी ऐसे ही सफलता मिली। विज्ञान इस संबंध में अधिक गंभीरता से शोधरत है कि क्या नारी को पुरुष वर्ग में परिवर्तित करने में अधिक सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि शारीरिक श्रम की दृष्टि से वे ही अधिक समर्थ और निडर पाए गए हैं। स्त्री दिशा में परिवर्तित होने के उपरांत उनकी कार्यक्षमता में किसी सीमा तक घटोतरी हो जाती है। इसी प्रकार अन्य कितनी ही प्रजातियां ऐसी हैं जो आवश्यकता अनुसार लिंग परिवर्तन करती रहती हैं। स्त्री हार्मोन पुरुष में और पुरुष हार्मोन स्त्री में इंजेक्ट करके उनकी प्रवृत्तियां एक सीमा तक परिवर्तित हो सकती हैं। विशेषतः मूंछ के बालों की घटबढ़ और स्तनों का आभार अधिक सरलता से हो सकता है। जननेंद्रिय में परिवर्तन उसी दशा में संभव है जब दोनों प्रकार के चिन्ह पहले से ही मौजूद हों। अब ये परिवर्तन उतने विचित्र नहीं माने जाते जितने कि पूर्व दशकों में माने जाते थे। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की एक अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी देवी का 45 वर्ष की आयु में यौन परिवर्तन संबंधी ऑपरेशन बंबई में हुआ और उन्हें पुरुष घोषित कर दिया गया। तदनुसार उन्होंने अपना नाम लक्ष्मीकांत बदल लिया। कुछ समय उपरांत उन्हें विवाह की आवश्यकता अनुभव हुई। अंततः उनका विवाह एक अध्यापिका के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें कितने ही संभ्रांत लोग उपस्थित थे। जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहानिसबर्ग में रोविन एल्वी नामक एक पत्रकार ने मुरील पीटरसन नामक एक महिला के साथ विवाह किया था। वधू कुछ वर्ष पूर्व तक पुरुष थी। पीछे यौन परिवर्तन के चिन्ह प्रकट होने पर उसे ऑपरेशन कराना पड़ा और नारी वर्ग में सम्मिलित होना पड़ा। इस विवाह समारोह में शरीन ओजर नाम की महिला ने विशेष उत्साहपूर्वक भाग लिया। वह स्वयं भी ठीक इसी प्रकार ऑपरेशन करा के पुरुष से नारी बनी थी। माधवापुर, दरभंगा के निकटवर्ती ग्राम तुलस्याही के एक युवक में क्रमशः युवती के सभी चिन्ह विकसित होते चले गए। यौन परिवर्तन के ऑपरेशन जैसी स्थिति तो नहीं आई, पर उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे नारी वर्ग में ही सम्मिलित कर लिया गया और उसे गृह कार्य सौंप दिए गए। दक्षिण सालभारा, असम से 12 किलोमीटर दूर हमीदाबाद गांव में एक ऐसे शिशु का जन्म हुआ जिसमें लड़की और लड़के जैसी दोनों प्रकार की जननेंद्रियां मौजूद थीं। डॉक्टरों का कहना था कि समयानुसार एक जननेंद्रिय इनमें से विकसित होगी और दूसरी अविकसित रह जाएगी, तभी निश्चित रूप से इसका लिंग घोषित किया जा सकेगा। आश्चर्य यह है कि इसी परिवार में 30 वर्ष पूर्व ठीक ऐसे ही उभयलिंगी बच्चे का जन्म हुआ था, जो कि किशोर अवस्था तक तो लड़की रहा, पीछे तेजी से स्वयमेव यौन परिवर्तन शुरू हो गया और 20 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वह पूर्ण पुरुष बन गया। पीछे उसका विवाह भी हुआ और बच्चे भी उत्पन्न हुए। लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लिंग परिवर्तन गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें संसार भर में बढ़ते हुए यौन परिवर्तन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संसार भर में ऐसे ऑपरेशनों की संख्या 10,000 से भी ऊपर चली गई थी। अमेरिका में यह उभार संसार भर में सबसे अधिक तेज था। वहाँ केवल इन्हीं ऑपरेशनों, उपचारों और परामर्शों के लिए 6 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने पड़े थे। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शारीरिक परिवर्तन से पूर्व मानसिक परिवर्तन की स्थिति उभरती है
और भिन्न लिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली पोशाक मन को भाने लगती है। ऐसे लड़के लड़कियों की और लड़कियां लड़कों की पोशाक पहनना वैसे ही शब्दोच्चार तथा हाव भाव प्रकट करने में रुचि लेते हैं। प्राणी जगत में ऐसी अनेक जीव जातियों का अस्तित्व है जिन्हें उभयलिंगी कहा जा सकता है। बाहर से उनकी जननेंद्रिय जिस लिंग की दिखाई पड़ती है, भीतरी मर्म स्थलों में उससे ठीक विपरीत स्तर के प्रजनन अवयव पाए जाते हैं। भीतर और बाहर के उस विपरीत स्तर को देखते हुए उन्हें उभयलिंगी घोषित करना पड़ता है। नर के पौरुष का मूल कारण टेस्टिस होते हैं, जिसमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। मादा के अंदर ओवरी होती है, जिसमें डिंबाणु बनते हैं। इसी आधार पर उनके बीच नर मादा के लक्षणों का विकास होता है। पर उभयलिंगी प्राणी इसके अपवाद हैं। उनके भीतर टेस्टिस और बाहर मादा जननेंद्रिय पाई जाती है। इसी प्रकार भीतर ओवरी रहने पर बाहर नर आकृति की जननेंद्रिय बनी होती है। इन प्राणियों की जननेंद्रिय रतिक्रिया में विपरीत लिंगी भूमिका संपादित करती है, किंतु प्रजनन की दृष्टि से दोनों समान स्तर के बने होते हैं। दोनों ही बच्चे जन सकते हैं। ऐसी दशा में बाहर से नर समझे जाने वाली को ही माता बनना पड़ता है और बाहर से मादा दिखने वाला जीव बिना बच्चों कच्चों का झंझट सिर पर लादे हुए मौज करता रहता है। प्रचलित परंपरा के अनुसार पिता के शुक्राणु और माता के स्त्री बीज मिलने से संतान उत्पन्न होती है। अगले दिनों इस प्रक्रिया में यह परिवर्तन पूर्ण संभव माना जा रहा है कि बिना नर की सहायता के नारी स्वयं ही अपना संतान की माता और पिता दोनों बन सकें। यह प्रयोग अन्य प्राणियों पर एक सीमा तक सफल भी हो चुका है। कुछ मुर्गियां बहुत समय से ऐसे अंडे देती चली आ रही हैं जिनकी उत्पत्ति नर संयोग के बिना ही होती है, किंतु वे अंडे निर्जीव इस अर्थ में होते हैं कि उनसे बच्चा उत्पादन नहीं हो सकता। यद्यपि अन्य गुण जीवोत्पादक अंडों की तरह ही होते हैं। अब उन मुर्गियों के उत्पादक रसों में थोड़ा हेरफेर करके उन्हें इस योग्य बनाया गया है कि उन पितृ रहित अंडों से बच्चे भी उत्पन्न हो सके और मुर्गी अपनी संतान की एकमात्र स्वतत्वाधिकारिणी सिद्ध हो सके। ऐसे प्रयोग बत्तखों पर भी सफल हुए हैं। उन्होंने स्वावलंबी होकर अंडे देना आरंभ किया है। इस परिवर्तन प्रयोग में शरीर का डिजार्किस राइट जोनुक्लिक अम्ल प्रधान भूमिका प्रस्तुत करता है। उसकी कुछ मात्रा नर से लेकर मादा के शरीर में प्रवेश कराई जाए तो उसके भीतर नर पित्रैक जीनी उत्पन्न हो जाते हैं। डीएनए रसायन की मात्रा में कृत्रिम परिवर्तन लाया जा सकना संभव होता जा रहा है। फलस्वरूप आकृति से ही नहीं, प्रकृति से भी वर्णसंकर नस्लें उत्पन्न की जा रही हैं। इनमें इनके गुण कर्म स्वभाव अपने पूर्ववर्ती वंशधरों से सर्वथा भिन्न होते हैं। पूर्ण शाकाहारी बिल्ली की नस्ल उत्पन्न हो सकना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। नर हार्मोन के टीके लगा देने पर मुर्गी की प्रकृति में भारी अंतर हो जाता है। वह बांग लगाती है, लड़ती है, अकड़ कर चलती है तथा नर जैसे अन्य आचरण करती है। गौरैया चिड़ियाँ ये शांत प्रकृति की होती हैं। उछल कूद प्रायः नर चिड़े ही करते हैं। पर गौरैया के शरीर में नर हार्मोन प्रवेश करा दिए जाएं तो उसे कांपते स्वर से में चीख पुकार करते देखा जा सकता है। मछलियाँ लड़ाकू हो जाती हैं तथा उन्हें मदोन्मत्त जैसी स्थिति में देखा जा सकता है। मुर्गी हार्मोन के टीके मुर्गे के लगाए गए तो उसकी प्रकृति में मुर्गी जैसा लोच उत्पन्न हो गई। घोंसले में रखे अंडों को सेने के लिए मुर्गी के स्थान पर जा बैठा और लगातार कई दिन तक बैठा रहा। चूहों और खरगोशों पर भी ऐसे ही प्रयोग किए गए तो पाया गया कि उनमें भिन्न लिंग की विशेषताएं उत्पन्न होने लगीं और उनकी प्रकृति में वे परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। नर नारियों में 20 से 30 वर्ष की आयु तक कामोत्तेजना का उभार रहता है। इसमें ऑर्डिनल अभिवृक्क ग्रंथि में होने वाले हार्मोन स्रावों का विशेष हाथ रहता है। इन स्रावों के घटने बढ़ने पर कामोत्तेजना की न्यूनाधिकता होती है। नपुंसकता में जननेंद्रिय की दुर्बलता उतना कारण नहीं होती जितने कि उपर्युक्त हार्मोन स्रावों की न्यूनता।
यदि वे स्राव बढ़ जाएं तो अवांछनीय मात्रा में वे उद्विग्नता भी उत्पन्न करते हैं। गर्भधारण की सर्वमान्य व्यवस्था यह है कि मादा के पेट में गर्भाशय होता है, उसमें अंडे या गर्भ का विकास होता है, पर यह भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिना गर्भाशय के सामान्य मांसपेशियों की पोल में भी गर्भ स्थापित हो सकता है और उसका वृद्धि कर्म चल सकता है। ऐसे कितने ही उदाहरण सामने हैं जिनमें माता के गर्भधारण काल के कुछ जीव कण बच्चे के शरीर में किसी प्रकार चले गए और उन्होंने जहाँ भी जगह पाई वहीं शिशु के रूप में विकसित होना आरंभ कर दिया। कोलंबो, श्रीलंका में 20 महीने की बालिका प्रिमिति के पेट का ऑपरेशन करके एक गांठ सरीखा शिशु पिंड निकाला गया। उस पिंड में बच्चे के सभी चिन्ह मौजूद थे। कोचीन के निकट एर्नाकुलम के जनरल अस्पताल में एक 19 वर्षीय युवक के पेट का ऑपरेशन करके एक शिशु पिंड निकाला गया है। डॉक्टर P.A. सुब्बा राव ने ऑपरेशन करके यह पिंड निकाला और बताया कि उसका विकास लगभग 6 महीने के बालक जितना हो चुका था। आज यह अपवाद है, पर उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जिनमें विकसित विज्ञान के आधार पर लिंग परिवर्तन ही नहीं, गर्भाशय के बिना भी गर्भधारण संभव हो सकेगा। आज जो अपवाद हैं वे कल व्यवहारिक एवं ऐच्छिक भी हो सकते हैं। मनुष्य तत्व के 2 विभाजन हैं, नर और नारी। ये दोनों मनस्थिति और परिस्थिति के अनुसार एक से दूसरे पक्ष में बदलते रहते हैं। लहरें ऊंचे नीचे क्रम से चलती हैं। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। एक समय की ऊंचाई दूसरे समय की नीचाई में बदल जाती है और फिर नीचाई ऊंचाई का रूप धारण करती है। नर और नारी पक्ष भी इसी तरह उतरते चढ़ते रहते हैं। जन्म जन्मांतरों से यह परिवर्तन प्रायः होता ही रहता है। इसका कारण प्रधानतः मनोवैज्ञानिक है। नर को नारी के प्रति अत्यधिक आकर्षण रहता है और नारी नर के प्रति खिंची रहती है। यह खिंचाव उनके चिंतन का केंद्र बिंदु विपरीत लिंग वाले पक्ष के साथ अटक जाता है। चिंतन और रुझान में उत्पन्न तीव्रता के कारण मनस्थिति विपरीत लिंग वाले वर्ग को महत्ता देने लगती है। तदनुसार भविष्य में वैसा ही शरीर मिलने के आधार पर स्वयमेव विनिर्मित होने लगते हैं। यदि यह आकर्षण कम हो तो दोनों अपने अपने लिंग में कई जन्मों तक रह सकते हैं। एक और तथ्य यह है कि यदि अपने लिंग की सज धज अधिक बनाई रखी जाए और उसी पर गर्व करते रहा जाए तो वह व्यामोह आगे भी उसी लिंग में आत्मा को रहने के लिए बाध्य कर सकता है। चिंतन की प्रखरता के परिणाम सर्वविदित हैं। जो जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, वैसा ही बन जाता है। यह तथ्य जीवन के हर पक्ष पर लागू होता है। कई स्त्रियां स्वभाव से पुरुष प्रकृति की होती हैं। उनके चेहरे की बनावट, आवाज़ व चेष्टाएं पुरुषों जैसी ही होती हैं। उनकी चाल ढाल से पौरुष प्रकट होता है। कई बार तो दाढ़ी और मूंछ के स्थान पर थोड़े थोड़े बाल भी उगते हैं। जननेंद्रिय की बनावट तो नारी जैसी ही होती है, पर काम चेष्टा में उन्हें संतोष तभी मिलता है जब उन्हें पुरुषों जैसा पक्ष की भूमिका प्रस्तुत करने का अवसर मिले। वस्त्र श्रृंगार में उनकी रुचि पुरुषों जैसी होती है तथा वार्तालाप में अपने आप को पुल्लिंग शब्दों में व्यक्त करते हुए गौरव अनुभव करती हैं। उनमें कोमलता कम और कठोरता अधिक रहती है। इसी प्रकार कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी बनावट, आवाज़, चेष्टा ही नारी जैसी नहीं होती, वरन वस्त्र श्रृंगार में भी नारी जैसी रीति नीति अपनाने में उन्हें प्रसन्नता होती है। समाज में नारी को छोटा और नर को बड़ा, या नर को छोटा या नारी को बड़ा माना जाता रहा है। इस दृष्टि से उन्हें नारी संबंधी अभिव्यक्तियों में लोकलाज अथवा उपहास का भय रहता है। फिर भी उनकी अतृप्त आकांक्षा दबती नहीं, वरन कहीं ना कहीं से प्रकट या छिपकर फूटती ही है। उनकी नारी प्रकृति का परिचय कोई भी प्राप्त कर सकता है। जननेंद्रिय की बनावट भले ही पुरुष जैसी हो, पर रतिक्रिया में उनका समाधान तभी होता है जब नारी की तरह उन्हें प्रयुक्त किया जाए। यह आकृति और प्रकृति का भेद तलाश करने पर अपने आसपास भी बड़ी मात्रा में मिल सकता है। ये अधूरे परिवर्तन यह आभास देते हैं कि निकट भविष्य में इसी या अगले जन्म में लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ हो जाए।
दोनों पक्षों में से कोई यदि अपना लिंग परिवर्तन करना चाहे तो वह उसी स्तर पर अपने चिंतन तथा क्रियाकलाप में हेरफेर करके भविष्य की संभावनाओं को सुनिश्चित कर सकता है। विज्ञान की दृष्टि से नर और नारी के बीच असमानता की खाई खड़ी करना सर्वथा अनुपयुक्त है। नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी उस अनीति का समर्थन नहीं किया जा सकता जिसके अनुसार आज नारी को पराधीन, पददलित, अधिकार रहित और उत्पीड़न की शिकार मात्र उपभोग्य बनाकर रखा गया, या पुरुष का उत्पीड़न उनके किसी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर किया गया।